देख रहे हैं नेशन व्यू बीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष और पहलू को हम आपके सम्मुख रखते हैं ताकि जब आप खबर पर अपनी राय कायम करें, अपना कोई व्यू बनाएं तो वो सटीक और निष्पक्ष हो। पहले कपिल मिश्रा अनशन पर बैठते हैं और फिर उन पर हमला हो जाता है। ये सब कुछ इतिहास में याद आ रहा है, डेजावू की फीलिंग आपको दे रहा होगा। दरअसल आप नेताओं की विदेश यात्राओं से जुड़ी जानकारी की मांग को लेकर अनशन पर बैठे पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा पर आज हमला हो गया। हमला करने वाले शख्स का नाम अंकित भारद्वाज बताया जा रहा है कि हमला करने वाला शख्स खुद को आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ बता रहा है। आज क्या कुछ हुआ जरा आप भी देखिए। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कपिल का अनशन, भूखे कपिल पर हुआ हमला, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। हमलावर ने बताया आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। अनशन पर बैठे दिल्ली के पूर्व जल मंत्री और आम आदमी पार्टी के निलंबित नेता कपिल मिश्रा पर हमला हुआ है। कपिल मिश्रा पर हरी टी शर्ट पहने इस शख्स ने अचानक हमला बोल दिया। हालांकि इसी दौरान वहां मौजूद कपिल मिश्रा के समर्थकों ने इसे पकड़ लिया और इसकी जमकर धुलाई कर दी। हमलावर का नाम अंकित भारद्वाज है और ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। इसका कहना है कि कपिल मिश्रा ने पार्टी को धोखा दिया है। क्यों मार रहे थे? क्यों मार रहे थे? धोखा दिया इन्होंने, धोखा दिया पार्टी को। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। किसने भेजा है आपको? किसने भेजा है? किसने नहीं भेजा मुझे, मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का। कौन सी पार्टी से हो? आम आदमी पार्टी से हो। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। इससे पहले कपिल मिश्रा ने भी अपने ऊपर हमले का शक जताया था। हालांकि कपिल मिश्रा का कहना है कि वो हमलावर को नहीं पहचानते। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो किसी पर हाथ ना उठाएं। सर, वो शख्स अचानक बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया, जोर से बोला मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और कूदा मेरे ऊपर। उसका हाथ मेरी गर्दन पे लगा, लेकिन तभी बाकी साथी उसको पकड़ लिया और दूर ले गए उठाकर। किसी तरह की कोई बात हुई उससे कि कौन है, क्या हुआ, आपने उससे पूछा होगा? नहीं, मैं कैसे पूछूंगा, इतना तो समय ही नहीं मिला। एक पल में हुआ ये सब कुछ। जानते कभी पहले कभी देखा है उस शख्स? मैंने जीवन में नहीं देखा। वो बता रहा है खुद को कि आम आदमी पार्टी का वो कार्यकर्ता है और मुंडका और हरियाणा दो जगह का जिक्र किया है उसने। क्या है कुछ जानकारी? हो सकता है कार्यकर्ता हो सकता है ना हो। पुलिस ने कपिल मिश्रा पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन इस हमले के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के जो तमाम जवान हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं और पूछताछ उनसे लगातार की जा रही। जाना जा रहा है कि क्या कभी उस व्यक्ति को, उस शख्स को देखा है, उन्होंने जानते हैं। लेकिन कपिल मिश्रा सीधे तौर पर इनकार कर रहे हैं कि उसको जो है नहीं देखा है। ये पहले दिन सत्याग्रह का था और पहले ही दिन इस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रो घोष के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आरोप, अनशन, हमला, कुछ ऐसी तस्वीर दिल्ली ने पहले भी देखी थी, बस किरदार बदले बदले नजर आते हैं। लेकिन इस बीच अब बात करते हैं किस तरह से सत्ता लगातार मलिन होती जा रही है। देश के लिए कुर्बान होते हैं हमारे सैनिक, तिरंगे में लिपट कर आते हैं सिर्फ उस वक्त हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के ये जाबाज जहन में होते हैं। लेकिन सेना में कोई मजहब नहीं होता हो, लेकिन राजनीति में मजहब होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो बयान आज अखिलेश यादव ने दिया है उसने सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीति अब मानो सेना के जवानों को भी सूबों में बांट देना चाहती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि आखिर सरहद पर शहीद होने वालों में कितने गुजरात के हैं। वो मिट गए वतन के नाम पर, कुर्बान हो गए तिरंगे की शान पर। उनका मुल्क हिंदुस्तान है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड है, जिसके एक एक इंच के लिए वो जान लेने और जान देने को आमादा रहते हैं। लेकिन राजनीति शहीदों का ठिकाना पूछ रही है। देश की सरहदों पर मर मिटने वालों को कैसे सूबों की सरहदों में बांटा जा रहा है, आप भी सुनिए। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के बहुत सारे शहीद हुए हैं। बताओ गुजरात का कोई एक भी जवान शहीद हुआ हो तो बताओ।
वतन पर कुर्बान होने से पहले इन शहीदों ने कभी नहीं सोचा कि उनकी जन्मभूमि कहाँ है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि क्यों कश्मीर में वो अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन सियासत उनका सूबा बता रही है, सूबे में शहादत को बांट रही है और तुर्रा ये कि नसीहत राजनीति ना करने की है। तो शहीदों पे राजनीति करना, देशभक्ति की राजनीति करना, वंदे मातरम पे राजनीति करना, राष्ट्रवाद पे राजनीति करना, आखिरकार ये परिभाषा क्या है? राजनीति की पाठशाला में अब ये जुमला है। हर बात पर राजनीति होती भी है और सीख राजनीति ना करने की दी जाती है। इसलिए अखिलेश के बयान पर भी संग्राम मचा है। अपने निहित स्वार्थों के लिए अपनी पार्टी और परिवार को बंटवारा करते करते अखिलेश यादव की अकल इतनी कुंद हो गई है कि वे हार की खींच में भारत के बहादुर जवानों में प्रांत और अन्य वर्ग के आधार पर भेद पैदा कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय टिप्पणी है। जवान पूरे देश का है। जवान की ना जाति है, ना धर्म है, ना क्षेत्र है। मैं एक ऐसे प्रांत हरियाणा से आता हूं जहां का हर 10वां जवान हमारी फौज के अंदर देश की सुरक्षा करता है और हमें नाज है उन जवानों पर। वो चाहे उत्तर प्रदेश से हों, राजस्थान से हों, गुजरात से हों, कश्मीर से हों, कन्याकुमारी से हों, तमिलनाडु से हों या मिजोरम से हों। मेरी सारे राजनीतिक नेताओं को प्रार्थना है, देश के प्रति इस तरह के विचार जब हम प्रकट करते हैं तो ध्यान में रखना है देश की एकता को कहीं आंच नहीं आ जाए। सियासत में सुर्खियां बटोरने के लिए नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। अखिलेश का ताज़ा बयान इसकी मानगी भर है। सवाल ये कि देश के आन बान और शान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को भी क्या सियासी नफे नुकसान के तकाजे पर तौला जाएगा। लखनऊ से मनीष भट्टाचार्य के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तिरंगे में लिपटा जब कोई फौजी आता है तो सिर्फ सरहद पर उसका बलिदान समझ आता है और हिंदुस्तान समझ आता है, लेकिन नेताओं को सरहद के पार भी राजनीति नजर आती है, जो आज अखिलेश ने की। कम से कम उनके जैसे युवा नेता को ये शोभा नहीं देता। आगे बढ़ते हैं, बात हिंदुस्तान को मिली एक कामयाबी की करते हैं। कुलभूषण जाधव, जिसकी हत्या की पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार ने पूरी साजिश रच ली थी, लेकिन अब पाकिस्तान को अपनी करतूत पर लगा है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का तमाचा। झूठे आरोपों और षड्यंत्र से भरे पाकिस्तान के फैसले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक लगा दी है। कैसे मिली भारत को यह कामयाबी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कभी आतंक की पैरोकारी, कभी हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश। पाकिस्तान की शह पर कभी आतंकी एलओसी से बॉर्डर तक बम, बंदूक, ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से वार करते हैं। कभी पाकिस्तान की सेना करती है सीज फायर का उल्लंघन। और इस बार तो पाकिस्तान की सरकार और सेना ने सरेआम रच दी एक हत्या की साजिश। बिना सबूत के और बिना दलील सुने पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश को लगा है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से झटका। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान की अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए उस पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ मृत्युदंड घोषित किया गया है पाकिस्तान में, उसको सस्पेंड किया जाए। और अगर पाकिस्तान ये फैसले को पलटने में कामयाब नहीं होता या नहीं करता है, तब फिर कोर्ट जो है वो उसके इस फैसले को, जो मृत्युदंड का फैसला है, उसको गैर कानूनी घोषित करे। मिलिट्री कोर्ट से फांसी की सजा दिलवाने के बाद भी पाकिस्तान की सरकार ने कुलभूषण जाधव से भारतीय अधिकारियों को मिलने नहीं दिया। ऐसे ही 5 बड़े मसलों पर भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान को घेरा। भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में कहा कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने ईरान से अगवा कर बलूचिस्तान से गिरफ्तारी दिखा दी और बगैर किसी ठोस सबूत के फांसी की सजा सुनाई है। कुलभूषण जाधव का पक्ष पाक की अदालत में न तो सुना गया और न ही उन्हें वकील मुहैया कराया गया। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए लगाई गई भारत की 21 अर्जियां खारिज कर दी। पाकिस्तान सरकार कोर्ट को भी बताए कि उसने क्या ये इस संबंध में क्या कार्रवाई करी है, और फिर ये भी कहा आपने आर्टिकल 74 सब पैराग्राफ 4 के संदर्भ में कि कोई इस प्रकार का कदम ना उठाया जाए जिससे कि कोर्ट भविष्य में अगर कोई निर्णय देता है तो उसके क्रियान्वयन में कोई विपरीत प्रभाव पड़ सके। पाकिस्तान के नापाक फैसले को लेकर कुलभूषण जाधव की मां ने भी पाकिस्तानी हाई कोर्ट में अपील की है, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी वीजा की अर्जी पर भी चुप्पी साधे रखी थी।
भारत की इन दलीलों को सुनने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान से जवाब तलब किया है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत जो है वो पैरा नंबर 4 सेक्शन 74 के तहत ये देखेगा कि कहाँ पे कमियां, और दूसरा ये कि जिस तरह से पाकिस्तान की क्रूर नीतियां ये रही कि उसकी तरफ से, कुलभूषण की तरफ से कोई भी वकील या फिर कोई भी दलील देने के लिए सामने नहीं आने की इजाज़त दी गई थी, वो जो है अब दलील दी जा सकेगी। जाहिर है पाकिस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान के फैसले पर रोक लगाकर ये साबित कर दिया है कि वहाँ इंसाफ किस कदर फौज की कैद में है। लेकिन ये तो अभी हिंदुस्तान की आधी जीत है और कुलभूषण की वतन वापसी तक ये जंग जारी रहेगी। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इस सब के बीच सवाल यह है कि कुलभूषण के साथ जुल्म करने पर आमादा पाकिस्तान अगर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को नहीं मानता है तो हिंदुस्तान के पास आखिर क्या विकल्प अभी भी बचे हैं। आपको बता दें कि पहला विकल्प हिंदुस्तान के पास है कि इस मामले को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाए, लेकिन मुश्किल यह है कि वहां चीन की ओर से वीटो का इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला करने की रणनीति पर भी काम हो सकता है, ये दूसरी कूटनीतिक चाल हो सकती है। तीसरा विकल्प है ICJ के फैसले से मिले वक्त का इस्तेमाल कर पाकिस्तान की कोर्ट में इस पूरे फैसले को ही चुनौती दी जाए। साथ ही साथ जाधव को बचाने के लिए दया याचिका भी इस बीच दाखिल की जा सकती है। कुछ और खबरें लें उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कैसे मध्य प्रदेश के रीवा में पल भर में एक बिल्डिंग धराशायी हो गई। दरअसल इस नगर निगम ने इस बिल्डिंग को जो है वो डायनामाइट लगाकर पूरे सुनियोजित ढंग से जो है वो गिराया था। आप देख सकते हैं ये सुभाष चौक में बना यादवेंद्र टार है जहां पे नगर निगम ने कार्रवाई की। 4 मंजिल की इस इमारत को पहले हथौड़े और जेसीबी मशीन के जरिए तोड़ा और फिर विशेषज्ञों की मदद से इस तरह से इस इमारत को गिराया कि आसपास की इमारतों को कोई नुकसान ना पहुंचे। देखिए इसके बगल में इमारत है लेकिन उसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये बिल्डिंग गिरेगी। तो बाकायदा तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनकी देखरेख में डायनामाइट लगाकर इस बिल्डिंग को उड़ाया गया। अबॉर्शन कराओ फिर कॉलेज जाओ। जी हाँ, सुनकर अजीब लगेगा कि अबॉर्शन और कॉलेज का आपस में क्या लेना देना, लेकिन ऐसी ही शर्मनाक करतूत सामने आई है अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी से, और यह हरकत करने वाली एक महिला प्रोफेसर है। बताया जा रहा है कि कॉलेज की गर्भवती छात्रा को मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए इस प्रोफेसर ने यह शर्मनाक हरकत की है और ऐसा ही शर्मनाक फरमान सुना दिया। प्रोफेसर की हरकतों से आजिज़ आकर छात्रा ने पुलिस में अंततः शिकायत दर्ज कराई। तो आरोपी प्रोफेसर वैशाली आचार्य ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया है और तब जाकर कॉलेज प्रबंधन की नींद टूटी है, यानी कि पहले इस लड़की की कोई शिकायत भी नहीं सुन रहा था। ये जो एबॉर्शन के लिए डॉक्टर वैशाली आचार्य हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझ पर प्रेशर किया। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कंटिन्यू वो सेम 3 में जब से वो आई है ना, कंटिन्यू वो अपने पर्सनल काम स्टूडेंट से करवाती हैं और जब हम लोग मना करते हैं तो वो हम पे है ना फेल कर देने का, हमारे मार्क्स काट देने का, उस तरीके से हम पे प्रेशर करती है। और अब बात करते हैं देश की न्यायपालिका के डिजिटाइजेशन की। जी हाँ, आज का दिन काफ़ी अहम हो जाता है हमारी सबसे बड़ी अदालत के लिए। सुप्रीम कोर्ट अब पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस हो गया है, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट में आप ऑनलाइन याचिका भी दाखिल कर सकेंगे। तकनीक की ताकत अद्भुत है, इसका इस्तेमाल आज हर जगह हर ओर हो रहा है और देश की सबसे बड़ी अदालत में भी डिजिटलाइजेशन शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अब सारा काम पेपरलेस होगा, यानी इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन याचिका और दस्तावेज दाखिल किए जाएंगे। ये जो नया काम आपने शुरू किया है, खानवेलकर जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। चीफ साहब का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं मानता हूं डिजिटल इंडिया की दिशा में न्यायिक व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का आना अपने आप में बहुत बड़ी सेवा करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सैकड़ों दस्तावेजों का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन डिजिटलाइजेशन हो जाने पर पेपर आधारित डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। अब जो हम एक कागज A4 साइज का एक कागज उपयोग करते हैं, रिसर्च ये कहता है कि A4 साइज का एक कागज पूरी प्रक्रिया के दरमियान 10 लीटर पानी कंज्यूम करता है। 10 लीटर पानी। इसका मतलब यह हुआ कि मैं अगर इस पेपरलेस दुनिया की ओर जाता हूं तो मैं कितनी बड़ी आने वाली पीढ़ियों की सेवा करने वाला हूं।
सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 60,000 से ज्यादा केस लंबित हैं। हर साल औसतन 70,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आते हैं और हर केस में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी, संलिप्त दस्तावेज और रेफरेंस पेपर मिलाकर सैकड़ों पेज की फाइल तैयार हो जाती है। डिजिटलाइजेशन हो जाने के बाद वकीलों को भी सहूलियत होगी। पहले हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी लगानी होती थी, लेकिन अब केस नंबर देना होगा। वकील को अपनी अपील में फैसले को चुनौती देने के आधार और कानूनी बिंदुओं का ब्यौरा देना होगा। मुवक्किल को पता रहेगा कि सुनवाई की क्या डेट है, कोर्ट की फीस कितनी होगी। इतना ही नहीं, अगर किसी सरकारी विभाग के खिलाफ केस दाखिल होगा तो फाइलिंग होते ही विभाग को पता चल जाएगा कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। डिजिटल सिस्टम लागू होने के बाद जहां एक और अदालत और याचिकाकर्ता दोनों को भारी कागजातों के बोझ से मुक्ति मिलेगी, वहीं आम आदमी को यह सहूलियत रहेगी कि वो अब इस सिस्टम के जरिए ये जान पाएगा कि उसका केस किस स्टेज पर है और साथ ही याचिका दाखिल करने के नाम पर वकील का कितना फीस लेना जायज है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।